अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है आर्यस साइंस एकेडमी। हमारा वेबसाइट लिंक यहाँ पर दिया गया है जहाँ पर आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स के लिए। हमारे पास हैं नॉलेज, स्किल्स, डाटा बैंक, कॉन्सेप्ट, काउंसलिंग और प्रैक्टिकल। हमारे इन वीडियोस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक सीरीज़ ऑफ डिस्कशन हमारी चलेगी और जहां पर हम आपसे डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस की डिफरेंट फील्ड्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उससे रेलेवेंट डिफरेंट फील्ड्स जहां पर स्टूडेंट्स अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और प्रोफेशनल्स अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस की डिफरेंट फील्ड्स के बारे में जिनका ताल्लुक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से। अगेन ये एक बहुत बड़ी डोमेन है और इस डोमेन में हमारे पास बहुत सारे नए जो कॉन्सेप्ट्स हैं और नई स्पेशलाइजेशंस हैं वो इंट्रोड्यूस होती रहती हैं और हो चुकी हैं, जिनकी एक बड़ी तादाद है। लेकिन हम उन सब को तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके सामने एक ऐसा आइडिया रख दें कि जिससे आपको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें और अपने फ्यूचर के लिए आप चूज़ कर सकें, चाहे आप कोई प्रोफेशनल हैं या आप स्टूडेंट हैं, कि आपके लिए इनमें से कौन सी फील्ड जो है वो बेस्ट है। तो हमारे पास जो टॉपिक जिनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा हम आईटी गवर्नेंस, आईटी सर्विस मैनेजमेंट और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। फिर इसी वीडियो में हम डेटाबेस और उससे रेलेवेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे पास इस तरह का एक प्रोसेस होता है कि जिसमें हम प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं और आईटी प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन को भी देखते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारा कोई भी इदारा हो, उस इदारे के अंदर ये तीनों पॉइंट से, चाहे वो प्लानिंग का पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो किसी आईटी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू हो, हम इन तीन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी प्रोजेक्ट को देखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उनमें अगर हम बात करें तो हमारे प्रोजेक्ट का गोल क्या होगा, हम प्रोजेक्ट को रिसोर्सेज कैसे अलॉट करेंगे, उन रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या है, टीम के डिफरेंट मेंबर्स एक दूसरे से किस तरह कोऑर्डिनेट करेंगे कि वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकें। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि जब कोई कंपनी डिसाइड करती है कि अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को वो अपग्रेड करे, कोई भी इदारा है, लाइक कोई कॉलेज है, कोई बैंक है, कोई भी इदारा, आप एग्जांपल ले लें, फर्ज करें कोई शॉपिंग मॉल है और उनके पास जो है वो कोई नेटवर्क है और वो उस नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो प्रोजेक्ट का पूरा प्लान तैयार करे, इसके अलावा नेटवर्क इंजीनियर्स के साथ कोऑर्डिनेट करे और इंश्योर करे अवेलेबिलिटी के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उन्हें चाहिए होगा उस नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए, क्या उनकी उस तक रसाई है, क्या वो उन्हें मिल रहा है, और नहीं मिल रहा तो उसको अरेंजमेंट करे और उसके बाद वो मॉनिटर करे पूरी की पूरी प्रोग्रेस को कि जो डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन के अंदर अंदर हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके, यानी कि उसको अपडेट कर सके। जैसे कि इस पिक्चर में भी हमने चीज़ें वाज़िया की हुई हैं, कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, एनालिसिस है, बजट है, प्लानिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, माइलस्टोन अचीवमेंट है और स्किल्स है, डेडलाइन वगैरह। इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं जिनको हम डिस्कस करते होते हैं कि ये सारे काम जो है वो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आते हैं। ये तमाम ड्यूटीज़ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर ने परफॉर्म करनी होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। ऐसे लोग जो वैसे तो ताल्लुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रखते हैं लेकिन उनको फील होता है कि उनके अंदर ज़्यादा क्वालिटी स्किल्स या उनका ज़्यादा इंटरेस्ट मैनेजमेंट की तरफ है, तो वो इस फील्ड को पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड की तरफ अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में आईटी गवर्नेंस के हवाले से।
आईटी गवर्नेंस अगेन स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी फील्ड के जहाँ पर वो एज ए स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं या एज ए प्रोफेशनल वो इसे अपने करियर के तौर पर, अपने प्रोफेशन के तौर पर चुन सकते हैं। बेसिकली हमारे पास आईटी गवर्नेंस में एक फ्रेमवर्क होता है या प्रोसेसेस होते हैं कि इंश्योर करते हैं हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, आईटी रेलेवेंट एक्टिविटीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसके स्ट्रेटेजिक गोल के साथ अलाइन होके चले। मतलब इस चीज को अगर मैं आपके सामने बहुत ज्यादा सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं कि हमने आईटी की इन्वेस्टमेंट जो करनी है, इसके अलावा जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने हैं, और इसके अलावा जो मैनेजमेंट होती है रिस्क की, कि हमें किस किस्म के रिस्क किसी आईटी के प्रोजेक्ट में फेस करने पड़ सकते हैं, उसके हवाले से हम चीज़ों को डील करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास आता है कि फर्स्ट करें एक बैंक है और वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर एंड कंट्रोल मैकेनिज्म ताकि वो अपने कस्टमर्स का डाटा प्रोटेक्ट कर सके। तो बैंक में जो आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क होगा ये हमारे लिए डिफाइन करेगा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर डाटा सिक्योरिटी, कि हम डाटा को कैसे सिक्योर बनाएंगे, एक्सेस कैसे कंट्रोल की जाएगी, कि कौन किस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और किस हद तक एक्सेस कर सकता है। अब बैंक में तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं, अब सबके अकाउंट सबको शो नहीं करा सकते, तो हर कस्टमर सिर्फ अपने अकाउंट की हद तक एक्सेस ले और उसमें से भी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसी को देख सके। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट जो है ये सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। तो ये सारे का सारा काम जो है ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईटी गवर्नेंस के हवाले से होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में आईटी सर्विस मैनेजमेंट। आईटी सर्विस मैनेजमेंट बेसिकली रेफर करता है ऐसी प्रैक्टिसेस को या ऐसे प्रोसेसेस को जिनकी मदद से हम डिज़ाइन करेंगे या फिर डिलीवर करेंगे या फिर मैनेज करेंगे या फिर आईटी सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आईटी सर्विसेज हमने देनी है उनको डिज़ाइन करना हो, उनको डिलीवर करना हो, उनको मैनेज करना हो या इम्प्रूव करना हो, वहाँ पर हम आईटी सर्विस मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसे स्टूडेंट अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए और प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर हम रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से ली जा सकती है कि फ़र्ज़ करें किसी जगह कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट है, यानी कि हेल्प डेस्क है, जहाँ से लोग आके इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और उनको कोई टेक्निकल इशू आ गया है, लाइक उनके कंप्यूटर्स में या उनके प्रिंटर्स में या इस तरह की उनके नेटवर्क में कोई इशू आ गया है, इस तरह के मामलात हैं, वहाँ पर कोई भी इशू उन्हें फेस करना पड़ गया है और उन्हें असिस्टेंट्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आईटी सर्विस मैनेजमेंट जो है ITSM ये जो एक्टिव होता है। ये सबसे पहले देखते हैं कि इशू कहाँ पे क्रिएट हुआ है, फिर उस इशू के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट बंदा उस टीम में मौजूद है जो उसके हवाले से स्पेशलाइजेशन रखता है कि उस इशू को रिजॉल्व करे, और फिर उस इशू को देखकर टाइमलाइन डिसाइड करना कि कितने टाइम में ये रिजॉल्व होगा और किस तरीके से रिजॉल्व होगा। इसमें किसी हार्डवेयर की ज़रूरत है, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, या जनरली आपको जस्ट कुछ जो है ना प्रोटोकॉल्स या सेटिंग वगैरह या कोई कोडिंग वगैरह किसी जगह चेंज करनी है तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को देखा जाएगा और फिर एक टाइम फ्रेम मुरतब करके तो वो दे दिया जाएगा कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना है, फलां बंदे ने सॉल्व करना है, इतने टाइम में सॉल्व करना है, और उसके बाद एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में उस प्रॉब्लम के लिए कुछ ऐसा सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करेंगे ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, और अगर फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको मज़ीद बेहतर तरीके से और मज़ीद जल्दी और कम टाइम में हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी आईटी सर्विस मैनेजमेंट में कि आपको किस तरह की जॉब्स या किस तरह के टास्क जो है वो परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की,
तो ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की बहुत बड़ी फील्ड है। इस फील्ड को भी स्टूडेंट्स अपने लिए चुन सकते हैं, प्रोफेशनल्स इसमें अपने आप को ग्रो करा सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की अगर बात की जाए तो ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जिसका काम होता है इंटीग्रेट करना बिजनेस के डिफरेंट प्रोसेसेस और फंक्शन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में लाइक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कस्टमर रिलेशंस के हवाले से डिपार्टमेंट है। तो इस तरह के तमाम जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनके दरमियान डाटा शेयरिंग, उनकी आपस में कोलैबोरेशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान चीज़ों की डिवीजन कि वो सॉफ्टवेयर को या अपनी रिसोर्सेज को किस तरीके से डील करेंगे या हैंडल करेंगे। ये सारे के सारे काम जो है वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में आते हैं। ये जॉब्स वहाँ पे आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो लाइक ईआरपी में आपके पास आ जाता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो है वो डिफरेंट किस्म के प्रोडक्शन के प्रोसेसेस चल रहे हैं और इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही है, ऑर्डर फुलफिलमेंट हो रही है, इसके अलावा वहाँ पे प्लानिंग हो रही है, तमाम डिपार्टमेंट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन हो रही है, रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जा रहा है, उनको डिफरेंट जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और इसके अलावा तमाम जो ऑपरेशंस हैं उनको ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है। तो हर डिपार्टमेंट के ये डिफरेंट काम होंगे, इनको डील करना और वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करता है उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है या उनके प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है जहाँ पर आप अपने लिए सिलेक्शन जिसमें आप जिसको आप सेलेक्ट करके अपने लिए ग्रोथ और अपने फ्यूचर के लिए जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की। तो वहां तक हमारी बात जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से कंप्लीट हो गई है। तो अब हम बात करेंगे डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की। ये भी अगेन एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट किस्म की स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगी, लेकिन हमने यहाँ पर 3 स्पेशलाइजेशंस पे फोकस किया है जिनसे आपको मेजर आइडिया कन्वे हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें कोई भी स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन के लिए या अपनी डिग्री के लिए चूज़ कर सकता है या फिर प्रोफेशनल अपने प्रोफेशनल करियर को इसमें बूस्ट कर सकते हैं या उसको अपना एक ऑब्जेक्टिव बना के अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, डेटाबेस डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट में बेसिकली हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोसेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं कि हम उनकी मदद से क्रिएट कर सकें कुछ स्ट्रक्चर को और डेटाबेस के अंदर डाटा को जो है हम स्टोर कर सकें और मैनेज कर सकें। हमारे पास क्योंकि डाटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे में हमने स्टोर करना होता है, तो डेटाबेस डिज़ाइन और मैनेजमेंट में वो कौन सा हमें स्ट्रक्चर चाहिए। लाइक आप नादरा ऑफिस की बात करें, अगर अब नादरा ऑफिस में तमाम लोगों का डाटा है लेकिन वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में सेव हो रहा होता है। तो डेटाबेस डिज़ाइन और मैनेजमेंट में हम यही चीज़ें देखते हैं कि हम किस तरीके से एफिशिएंटली अपने डेटाबेस के अंदर डाटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर भी करें और उसे मैनेज भी करें। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो ये डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप की भी बात करते हैं। हमारे पास फर्ज करें कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, लाइक अमेजोन की हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेटाबेस मेंटेन और मैनेज हो रहा होता है। उनके पास करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में प्रोडक्ट्स होती हैं। उन प्रोडक्ट्स की आगे इन्वेंट्री में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, उनकी सेल, परचेज, प्राइसिंग वगैरह एक बड़ी तादाद में उन्होंने वहाँ पे डाटा अपने पास रिकॉर्ड करके रखा होता है। तो अब वहाँ पर अमेजोन को बड़ी केयरफुली अपने डाटा को जो है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना पड़ेगा
ताकि वो वेरियस एंटिटीज लाइक उनका कस्टमर का डाटा है, उनकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर्स के हवाले से उनकी इंफॉर्मेशन है, इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। उनके पास टेबल होंगे हर एंटिटी के लिए और उन टेबल्स के दरमियान प्रॉपर रिलेशनशिप उन्हें बिल्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, कस्टमर का डाटा जो है वो उसके ऑर्डर से उन्होंने लिंक करना होगा। तो इस तरह के सारे काम वहां पर चीजों का आपस में किस तरह लिंक क्रिएट करना है, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कौन सा डाटा किस डाटा के साथ इनपुट का काम करेगा, ये सारी चीजें जहां पर हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो डेटाबेस डिजाइन एंड मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है जहां पर आप ग्रो भी कर सकते हैं और अपने आप को सक्सेसफुल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की फील्ड भी हमारी आजकल की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड बन चुकी है। फर्ज करें कि अब ऑनलाइन इतना डाटा पड़ा हुआ है, उस डाटा में से एग्जैक्ट जो डाटा हमें चाहिए है उस तक पहुंचना, उसको ढूंढ के निकालना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो डेटाबेस एंड बेसिस एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में हमारे पास नेक्स्ट फील्ड जिसको स्टूडेंट या प्रोफेशनल्स अपने लिए चुन सकते हैं वो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में एक ऐसा प्रोसेस होता है कि हम एक इस किस्म का प्रोसेस की जिसमें हम ये देखते हैं कि हम सर्चिंग कैसे करेंगे और चीजें रिट्रीव कैसे करेंगे जो हमारी रेलेवेंट चीज, जो हमारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो हम एक्चुअली सर्च करना चाह रहे हैं। अब इंटरनेट के ऊपर तो एक बहुत बड़ा ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर तो जब आप डाइव करेंगे तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन से मिलती जुलती बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। तो उन मिलती जुलती चीजों में से एग्जैक्ट अपनी जरूरत की चीज तक पहुंचना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ पर हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं, स्पेशली एल्गोरिदम्स को, ताकि वो मैच करें हमारी सर्च की क्यूरी को। लाइक फॉर एग्जांपल गूगल इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि वहां पर हम इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव करते हैं। तो जब यूजर कोई भी क्यूरी एंटर करेगा गूगल के ऊपर सर्च के लिए, तो गूगल सिस्टम उसको स्कैन करता है बिलियंस ऑफ वेब पेजेस में और जो उसके डेटाबेस में पड़े होते हैं और रिट्रीव करता है उसमें से मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट को। अब उसमें कॉम्प्लेक्स किस्म के एल्गोरिदम्स इन्वॉल्व होते हैं, कीवर्ड्स को एनालाइज किया जाता है, रेलेवेंस क्रिएट की जाती है कि ये किस किस्म की चीज को सर्च करना चाह रहा है, उससे रिलेटेड ही चीजें हम इसे शो कराएं। पॉपुलैरिटी के हिसाब से चीजें पहले शो कराएं, जो कम पॉपुलर हैं उन्हें फिर तरतीब वाइज उसी सीक्वेंस में शो कराते जाएं। और इसके अलावा अदर फैक्टर्स जिनकी मदद से हम एक्यूरेट और मीनिंगफुल बना सकें अपनी सर्च को। तो डेटाबेसेस, हमारा सारे का सारा डाटा जो इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है बेसिकली डेटाबेस ही है। तो उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने का जो प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कहलाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके लिए एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन करना, इसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करना, इस फील्ड को भी आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने पास नो एसक्यूएल डेटाबेस की, नो एसक्यूएल जिसे नॉट ओनली एसक्यूएल कहा जाता है एक्चुअली, यहाँ पर एनओ से मतलब है, मुराद हमारी नॉट ओनली एसक्यूएल। ये एक इस किस्म की डेटाबेस है कि जहाँ पर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है, यानी कि उसको अपनी मर्जी के हिसाब से आप सिस्टम में एडजस्ट कर सकते हैं एज पर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज नीड्स। उसमें स्केलेबिलिटी भी होती है, मतलब आप उसमें जितनी चीज़ें चाहें वो बढ़ा सकते हैं। एंड हाई परफॉर्मेंस, आप उसकी परफॉर्मेंस को भी हाई कर सकते हैं। और यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो वो हम बात करें कि किस तरीके से वो डाटा स्टोर और रिट्रीव करता है, जो कि स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो या सेमी स्ट्रक्चर्ड हो। ये तीन तरह के जो डाटा हमारे पास है, ये इसके हवाले से कि हम उसे किस तरीके से स्टोर करेंगे या रिट्रीव करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उस हवाले से ये हमारी हेल्प करता है। अब हमारे पास जो नॉर्मल ट्रेडिशनल एसक्यूएल होती है उसके अंदर डेटाबेसेस में हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइजिंग हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी होती है, ईज ऑफ डेवलपमेंट है इसमें, लेकिन उसकी निस्बत, यानी कि इसमें आप क्या करते हैं हॉरिजॉन्टली चीज़ों को स्केलेबल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो ये उसकी निस्बत आसान हो जाती है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम दें तो ट्विटर जो है वो इसी को यूज़ करता है। ट्विटर अपने पास उसकी जो डेटाबेस है वो यही है, और उसमें क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म का मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा होता है। तो उस डाटा को लाइक ट्वीट्स की सूरत में
लोगों की प्रोफाइल्स की सूरत में, और उनके आपस में इंटरेक्शन, यानी कि एक दूसरे के बारे में जो कमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ये वैरायटी ऑफ डाटा को डील करने के लिए ट्विटर जो है वो इसको यूज़ करता है। तो हमारे पास ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसकी मदद से हमारे पास जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज भी मिल सकती है, हाई अवेलेबिलिटी भी मिल सकती है, और इसके अलावा डाटा की क्विक एक्सेस भी मिल सकती है। और इसके अलावा आपके यूज़र्स की तादाद अगर बढ़ती जाए वर्ल्ड वाइड तो भी उसके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। देखिए, अब इसमें हमने सबसे बड़ी जो चीज़ डिस्कस की है हमारे पास, वो डिस्कस की है स्केलेबिलिटी। और सोशल मीडिया या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें आपको नहीं अंदाज़ा होता, आज 1000 अकाउंट बने हैं, कल करोड़ बन जाएंगे, और आने वाले अगले दिनों में कितने लोग उस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। और हर बंदा एक अकाउंट ज़रूरी नहीं क्रिएट करे, एक से ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चीज़ें हमारा जो नेटवर्क है वो ग्रो करता जाएगा। जब वो ग्रो करेगा तो वो स्केलेबिलिटी हो रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं। इस तरह के डेटाबेस को डील करने के लिए ये एक बेस्ट चीज़ है। इसको भी आप अपनी स्पेशलाइजेशन के तौर पर अपने करियर के ऑब्जेक्टिव में या एज ए स्टूडेंट भी आप इसे चूज कर सकते हैं। तो ये थी वो सारी फील्ड्स जिन्हें हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। पहली वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया। फिर आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से और डेटाबेसेस के हवाले से। आगे आने वाली हमारी वीडियोस में इसी तरीके से हम बहुत सारी और फील्ड्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट था, और इसी तरीके से थर्ड पार्ट में हम कुछ और फील्ड्स के बारे में आपके सामने डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर आप स्टूडेंट हैं या आप प्रोफेशनल हैं, दोनों के लिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए बेस्ट पाथ का भी इंतखाब कर सकें, और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो आपको और आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक जो चीज़ आपको बेस्ट सूट करती है आप उसको चूज कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। हमारा वेबसाइट लिंक भी दिया गया है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। हमारी फेसबुक अकाउंट को भी आप विजिट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हमारे चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।